अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद अरहम हुसैन। वेलकम बैक टू माय चैनल अल्फ़ा फ़िज़िक्स। और आज का जो हमारे पास टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इंटरमीडिएट पार्ट 1 2019 ग्रुप 2 लाहौर बोर्ड पास पेपर फ़िज़िक्स के उनके मैं MCQs के आपको सोल्यूशन बताऊंगा और MCQs की हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, ना सिर्फ उसकी करेक्ट ऑप्शन बताऊंगा बल्कि उसकी रीज़न भी बताऊंगा। फर्स्ट MCQs के हमारे पास उसने स्टेटमेंट दिया है। हमारे पास जो फर्स्ट MCQs है हमारे पास बता देता हूँ कहाँ से आया है। चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स के लास्ट पेज में जो इन्फॉर्मेशन नहीं है वहाँ से आया। इसमें उसने पूछा कि हमारे पास 1 टोर, सिर्फ इसने पूछा हमारे पास 1 टोर इज़ इक्वल टू किसके बराबर होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ तो मैं आपको करेक्ट ऑप्शन भी बताऊंगा, इसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास से करेक्ट ऑप्शन कैसे है। सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है अल्फ़ा 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब कैसे, आपको पता है कि हमारे पास 1 एटीएम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होता है, 10 13 25 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आपको पता है 1 एटीएम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ इक्वल टू वो हमारे पास किसके बराबर होता है, 760 टोर। ठीक है, टोर सॉरी। ठीक है, अब आपको पता है कि हमारे पास इनकी लेफ़्ट हैंड साइड आपस में इक्वल है, कंपैरिजन करते हैं इनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। तो हमारे पास 10 13 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 760 टोर। अब मैंने बताना क्या है, 1 टोर किसके बराबर है, 1 टोर। तो मैं क्या करता हूँ, इधर 1 टोर मैं कैसे ला सकता हूँ, इस पूरे को 760 से डिवाइड कर दूँगी। लो मैंने पूरे को 760 से डिवाइड कर दिया, ये आपस में कैंसिल आउट होगा, इधर क्या आ जाएगा 1 टोर। इसको भी मैंने 760 से जब डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 1 टोर इज़ इक्वल टू, जब मैं 10 13 25 को 760 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कन्वर्जन आपने बस याद रखनी है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट MCQs की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट MCQs है हमारे पास चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन में से आया है और उसका टॉपिक है हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क एंड हुप। उसकी हमारे पास स्टेटमेंट कुछ ऐसी है कि मैंने उसमें क्या बताना बच्चों, रेशो बतानी है। सिंपल रेशो क्या होती है बच्चों, डिवीजन होती है बिटवीन, किसके बिटवीन, दो क्वांटिटीज़ के दरमियान ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी एंड, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, इज़, मैंने कहा आपको क्या बताना है, रेशो बतानी है बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है और ये और से ऑर्बिटल, एंड वी वेलोसिटी ESC से एस्केप वेलोसिटी इज़। अब आपको पता है रेशो क्या होती है, डिवीजन होती है। अब आपको ये पता होना चाहिए न्यूमिनेटर में कौन आएगा, डिनोमिनेटर में कौन आएगा। तो न्यूमिनेटर पे जैसे कि उसने आपको क्या है, पहले हमारे पास क्या है ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो ये हमारे पास ऊपर हो जाएगी, और हमारे पास एस्केप वेलोसिटी बाद में, ये पहले है और ये बाद में है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब आपने सिंपल इन दोनों के फार्मूले आपको याद होने थे, आपने उसकी रेशो लेनी थी। तो आपको पता है वी ऑर्बिटल क्या होती है, क्या होती है बच्चों, स्क्वायर रूट जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m क्या हमारे पास मैथ ऑफ द अर्थ, और नीचे r रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, और सरफेस से लेके उस हाइट तक जहाँ पे हमारे पास सैटेलाइट है वो हाइट। ठीक है, अब आपको पता है कि हमारे पास वी एस्केप किसके बराबर होती है बच्चों, ये आपने याद रखना है, वी एस्केप इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट, इसमें भी स्क्वायर रूट, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, इधर 2 भी आता है, इधर जी वैसे का वैसे आता है, ME मैस ऑफ द अर्थ, और R वैसे का वैसे। अब आपने सिंपल इधर ये चीज़ पुट कर देनी है, इनकी वैल्यू पुट करेंगे बच्चों। अब देखना मैं क्या करता यार, मैं क्या इसको, इस पूरी क्वांटिटी को, इस पूरे एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट 2 मैं अलहदा लिख लूँ, और मैं फिर क्या करूँ, स्क्वायर रूट
GME/R लहदा लिख लूँ, ऐसे कर सकता हूँ मैं, बिल्कुल कर सकता हूँ। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये मैंने ऐसे का ऐसे लिखा बच्चों, मेरे पास स्क्वायर रूट GME/R, पूरे पे स्क्वायर रूट आना R। ये मैं दोबारा का दोबारा ऐसे लिख लेता हूँ, स्क्वायर रूट GME/R, और ये स्क्वायर रूट ऐसे का ऐसे। सिंपल मैंने इसको क्या किया, स्क्वायर रूट को ब्रेक डाउन किया। ठीक है, 2 का स्क्वायर रूट लैदा कर लिया और इसका GME/R का स्क्वायर रूट लैदा कर लिया। V ऑर्बिटल वेलोसिटी की जो मेरे पास फार्मूला है वो मैंने इधर लिख दिया, V एस्केप का जो ये फार्मूला मैंने इधर लिख दिया। अब आपको पता है कि हमारे पास ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इनकी रेशो क्या आ जाएगी, 1/√2, जो कि हमारे पास राइट ऑप्शन चाली है, तो चाली हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट MCQ की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारे पास सिंपल है, हमारे पास थर्ड MCQ की हमारे पास स्टेटमेंट थ्योरेटिकल MCQs है, सिंपल बुक की लाइन है। उसमें हमारे पास कहता है कि हमारे पास ये MCQs हमारे पास आया चैप्टर नंबर 8 वेव्स में से। ठीक है, टाइप ऑफ वेव यूज इन सोनार, कहता है सोनार। अब आपको मैं बता देता हूँ, ये भी लिख देता हूँ, टाइप वेव की टाइप बतानी है जो हमारे पास कहाँ यूज़ होती है, यूज जो होती है सोनार में, सोनार। अब आपको इसकी एब्रीवेशन भी याद होनी चाहिए, साउंड नेविगेशन, इसकी मैं एब्रीवेशन भूल चुका हूँ, सॉरी। तो मेरे पास वो कह रहा है सोनार में किस टाइप की वेव हम यूज़ करते हैं। सिंपल आपको पता है कि हमारे पास सोनार में हम साउंड वेव यूज़ करते हैं, साउंड वेव। ठीक है, साउंड वेव। लेकिन आपने इसकी एब्रीवेशन याद करनी है। कभी कभी हमारे पास ये जो आर्मी के एंट्री टेस्ट है उसमें ये पूछ लेता है एब्रीवेशन ऑफ सोनार, उसने पूछी हुई है। ठीक है, तो आपको सिंपल पता होना चाहिए कि हमारे पास सोनार में कौन सी टाइप की वेव यूज़ करते हैं, साउंड वेव। ठीक है, उसने ऑप्शन में हमारे पास दी थी लाइट वेव, क्या हम सोनार में लाइट वेव यूज़ करते हैं, नहीं। क्या हम हीट वेव यूज़ करते हैं, नहीं। वाटर वेव यूज़ करते हैं, नहीं। आपने कॉमन सेंस लगानी थी, हम साउंड वेव यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट MCQ की तरफ मूव ऑन करते हैं, जो कि हमारे पास आया चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट में से, और उसके टॉपिक में डायमेंशन में से आया। ठीक है, कहता है ऐसी कौन सी 2 क्वांटिटीज़ हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वांटिटीज़ हैव सेम यूनिट, उनके यूनिट क्या हो, सेम, इक्वल हो यूनिट। तो सिंपल इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास, एक वो क्वांटिटी है मोमेंटम और दूसरी क्वांटिटी है इम्पल्स। ये 2 ऐसी क्वांटिटी है जिनके हमारे पास यूनिट और डायमेंशन आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। मैं आपको प्रूव कर देता हूँ, मैंने आपको राइट ऑप्शन बता दिया। आपको सबसे पता चाहिए मोमेंटम, मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से, और मोमेंटम क्या होता है, mv, और हमारे पास ये m इधर मास इनटू वेलोसिटी है, तो मास क्या होता है kg और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। सिंपल इज डैट। अब आपने प्रूव करना है कि हमारे पास इम्पल्स क्या होती है बच्चों, इम्पल्स क्या होती है, हम उसको I से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास ऐसी बच्चों फोर्स होती है, ऐसी फोर्स होती है जो बहुत ही कम टाइम पे किसी बॉडी पे लगती है। ठीक है, सच टाइप ऑफ फोर्स विच एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल। तो आपको पता है कि हमारे पास इधर से देख लेते हैं कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू ma और मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। अब आप देख लें मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इधर kg आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये हमारे पास मल्टीप्लाई बाय सेकंड। आपको पता है कि हमारे पास इसकी पावर 1 है, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, -2 में +1 ऐड करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, kg मीटर पर सेकंड। तो आप देख लें हमारे पास सिंपल इज डैट, इम्पल्स के यूनिट भी kg मीटर पर सेकंड, तो हमारे पास मोमेंटम के यूनिट भी आप देख सकते हैं हमारे पास kg मीटर पर सेकंड। जब इनके यूनिट सेम है तो इनकी डायमेंशन क्या बन जाएगी, इनकी डायमेंशन हमारे पास आ जाएगी m, मास के लिए m आता है, लेंथ के लिए l आता है, और सेकंड के लिए t-1। ठीक है, तो सिंपल इज डैट। अगले MCQs के हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, ये हमारे पास MCQs जो है उसकी स्टेटमेंट है एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन इज़।
हमने डीजल इंजन की एफिशिएंसी बतानी है। हमारे पास चैप्टर नंबर 11 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में से आया है, डीजल इंजन के टॉपिक में से। और इसकी जो डीजल इंजन की जो एफिशिएंसी होती है ना बच्चों, जो डीजल जो मेरे पास इंजन होता है बच्चों, इंजन है उसकी मैंने एफिशिएंसी बतानी है इनको, एफिशिएंसी सिंपल आपने याद रख लेनी है। डीजल इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है, 35% से लेके 40% तक, ये आपने याद रख लेनी है। 35% से लेके 40% तक डीजल इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है, 35% से लेके 40% तक। सिंपल इज दैट। थ्योरेटिकल एमसीक्यूज था। अब हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या, हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 6 है। उसमें क्या कहता है हमारे पास, मैंने इनको सिंपल बताना है। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन बताना गया है, सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन, ठीक है। तो हमारे पास चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन में से आया सेंट्रीपिटल फोर्स के टॉपिक में से। तो आप देखेंगे आपको ये हमारे पास 9th क्लास में भी भरा है हमारे पास। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है ना, एफ सेंट्रीपिटल फोर्स, वो क्या होती है, एम मास वी वेलोसिटी का स्क्वायर और नीचे रेडियस से डिवाइड कर लेते हैं हम। अब आप ऑप्शन में देखेंगे कहीं भी हमारे पास ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया, तो अब क्या करें, इसको ही हमें चेंज करना पड़ेगा किसी और फॉर्म में, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक एक्सप्रेशन इधर याद होना चाहिए। जो हमारे पास चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन में आप स्टार्ट में पढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। वी हमारे पास क्या है, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। ये देखें हमने रिलेशन निकाला था लीनियर वेलोसिटी में और एंगुलर वेलोसिटी में। हमारे पास लीनियर वेलोसिटी है, ये एंगुलर वेलोसिटी है। सिंपल आपने क्या करना है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब आप देखेंगे हमारे पास एम का एम ऐसे का ऐसे ही रहेगा, वी की जगह मैं आर ओमेगा लिख सकता हूँ और उसका स्क्वायर और नीचे रेडियस का रेडियस ऐसे का ऐसे ही। अब आप देखें ज़रा कि हमारे पास, मैं स्क्वायर को ओपन कर लेता हूँ कि हमारे पास एम का एम ऐसे का ऐसे, मास ऐसे का ऐसे, रेडियस का स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर ओवर आर। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक आर ऊपर वाले आर से कट जाएगा, तो हमारे पास एफ सेंट्रीपिटल क्या आ जाएगा, हमारे पास एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो आपने ये नया सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन याद रखना है, एम आर ओमेगा का स्क्वायर, एम आर ओमेगा का स्क्वायर। सिर्फ ओमेगा के ऊपर क्या आना है बच्चों, स्क्वायर आना है। और आपको मैं एक इंस्ट्रक्शन बात बताता जाऊँ जो एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। ये जो आपको ये नज़र आ रहा है ना, सेंट्री का मतलब सेंटर, पिटल का मतलब जो एक्ट करे, एक्ट ऐसी फोर्स जो हमारे पास सेंटर की तरफ एक्ट करती है, बॉडी को सर्कल के सेंटर की तरफ एक्ट करती है और बॉडी को सर्कल में घुमाती है, ठीक है। ऐसी फोर्स जो बॉडी को सर्कल में घुमाती है और एक्ट किस तरफ करती है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 7 ही हमारे पास आया है चैप्टर नंबर 2 में से, वेक्टर में से, ठीक है। तो हमारे पास इसमें क्या कहता है, सिंपल मैंने इसको बताना है क्रॉस प्रोडक्ट किसका बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट भाई साहब, किसका क्रॉस प्रोडक्ट, जे कैप क्रॉस, प्यारा सा बनाते हैं, के कैप, ठीक है। अब सिंपल जब कभी आपको क्रॉस प्रोडक्ट और कुछ ऐसा फाइंड आउट करने के लिए देना, घबराना नहीं, सिर्फ एक फॉर्मूला है, एक डायग्राम है, वो आपने याद रख लेनी है। सिंपल इज दैट। आपने क्या करना है, एक प्यारा सा सर्कल बनाना है बच्चों, प्यारा सा सर्कल बना लिया, कुछ ज़्यादा बड़ा बन गया। अब आपने क्या करना है बच्चों, आपने क्या करना है, आपको पता है घड़ी कैसे मूव करती है, ये हमारे पास अगर एक घड़ी की सुई है वो ऐसे मूव करती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब आपने क्या करना है, इधर आपने क्या रखना है, आई कैप, इधर जे कैप, यानी घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज आपने इधर आई कैप रखा है, इधर जे कैप नहीं रखना, इधर जे कैप रखना है, इधर के कैप रखना है, ठीक है। अब आपने मूव भी क्या करना है, कहाँ से कहाँ तक करना है, एंटी क्लॉकवाइज ही मूव करना है बच्चों, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। अब आप देख सकते हैं जे कैप क्रॉस प्रोडक्ट, ये क्रॉस प्रोडक्ट के लिए सिर्फ मेथड है, जे कैप क्रॉस के कैप, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है आपने, ठीक है। जे कैप क्रॉस के कैप किसके बराबर आ जाता है, आई कैप के।
तो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन क्या है 40, 40 में राइट आंसर होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट MCQs हमारे पास चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट में से आया और उसमें जो आपने यूनिट को लिखने के लिए जो नोटेशन है या जो आप केयरफुल मेजरमेंट लेते हैं उनमें से आया टॉपिक में से। और MCQs की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, क्वांटिटी, एक आपको क्वांटिटी दी है और आपने उसको सिंप्लीफाई करना है। क्वांटिटी हमारे पास क्या है 1 नहीं है, आगे भी है भाई साहब, इतना आसान नहीं देते वो। किलोमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। अब आप देखेंगे हमारे पास आपको इधर प्रीफिक्स का कंसेप्ट भी लगेगा, ठीक है। अब बच्चे अमूमन क्या करते हैं, जो रॉन्ग कंसेप्ट है वो क्या करेंगे, 1 का 1 ऐसे लिखेंगे, भाई साहब मल्टीप्लाई है हमारे पास, के को ऐसे ही रहने देते हैं, मीटर, ठीक है, मीटर के ऊपर स्क्वायर लिख देते हैं और हमारे पास 1 और किलो क्या होता है 10⁻³ मीटर स्क्वायर। और ये हमारे पास आंसर क्या है बच्चों, गलत है, गलत अप्रोच है। अब आपने इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, भाई ये खाली मीटर पे स्क्वायर नहीं है, किलोमीटर का होल स्क्वायर है, यानी किलो के ऊपर प्रीफिक्स के ऊपर भी स्क्वायर है, यूनिट के ऊपर भी स्क्वायर है। ये तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू हुई ना, यानी कि हमारे पास ये प्रीफिक्स के ऊपर भी स्क्वायर है, किलो के ऊपर भी स्क्वायर है, यूनिट के ऊपर भी स्क्वायर है। तो इसको सिंप्लीफाई कुछ ऐसे करेंगे भाई, मेरे बैंड निकलने लगा था, 1 मल्टीप्लाई बाय, अब किलो के का स्क्वायर लेदा, मीटर का स्क्वायर लेदा। अब आपने क्या करना, 1 मल्टीप्लाई बाय, अब किलो आपको पता है 10⁻³ होता है, किलो क्या होता है 10⁻³ होता है, इसका स्क्वायर लेदा और मीटर का स्क्वायर लेदा, 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁶, 3 to the 6 मीटर स्क्वायर। ये इसका राइट ऑप्शन है। पहले क्या आ रहा था आंसर, कुछ और आ रहा था। नेक्स्ट MCQs की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट MCQs की हमारे पास स्टेटमेंट है बच्चों, हमने क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस बताना है किसके दरमियान भाई, ये भी तो बताओ। एडजेसेंट नोड एंड एंटी नोड इज। हमारे पास MCQs कहाँ से आया, चैप्टर नंबर 8 वेव में से आया, उधर भी स्टेशनरी वेव, स्टैंडिंग वेव के टॉपिक में से आया। एंड एंटी नोड इज, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट, ये हमारे पास की पॉइंट है। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, इकट्ठे, एक साथ, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नोड एंड एंटी नोड। सबसे पहले हम स्टेशनरी वेव ड्रा कर लेते हैं बच्चों, सिंपल, आपने ऐसे स्टेशनरी वेव ड्रा कर लेनी है सिर्फ कंसेप्ट के लिए। ये हमारे पास क्या है, स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव, ठीक है बच्चों। अब आपको तो अच्छी तरह पता होगा कि नोड का है, एंटी नोड का है, बता देता हूँ फिर भी बच्चों। ये क्या हमारे पास नोड के एंटी नोड, ये हमारे पास नोड है, ये वाले पॉइंट हमारे पास एंटी नोड है, ये फिर नोड आ गया, ये फिर एंटी नोड, ये फिर नोड आ गया, ये फिर एंटी नोड। कहता है आपने मुझे बताना है डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट नोड एंड एंटी नोड इज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, डिस्टेंस बताना है हमने किसके दरमियान, 2 एडजेसेंट एंटी नोड, इनके दरमियान डिस्टेंस क्या होता है हमेशा याद रखना, 2 एडजेसेंट एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस क्या होता है, λ/2। 2 एडजेसेंट नोड टू नोड, ये मैंने एंटी नोड बताया, वो λ/2 होता है। नोड टू नोड क्या होता है, वो भी λ/2 होता है। यानी जब एंटी नोड से एंटी नोड तक का डिस्टेंस क्या होता है, वो भी λ/2, और नोड टू नोड का डिस्टेंस क्या होता है, वो भी λ/2। लेकिन हमारे पास अगर पूछ लेना नोड टू एंटी नोड, वो क्या होगा, λ/4 होगा, ठीक है। तो
इधर इसने पूछा कि हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नोड, दो एडजेसेंट नोड के दरमियान का डिस्टेंस होता है और दो एडजेसेंट एंटी नोड के दरमियान का डिस्टेंस होता है। ये हमारे पास इधर उसने कंफ्यूज किया आपको कि बच्चे देख कर लगाएंगे अच्छा दो नोड और एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस वो λ/4 लगा देते थे, लेकिन दो एडजेसेंट एंटी नोड के दरमियान और जो दो एडजेसेंट नोड के दरमियान डिस्टेंस क्या होता है λ/2। इसका करेक्ट ऑप्शन है बीटा। बीटा इसमें राइट आंसर हुआ। हमारे पास MCQ नंबर 10 है, उसकी स्टेटमेंट क्या बच्चों, स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम उसकी। कहता है कि ये हमारे पास चैप्टर नंबर 10 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में से आया और इसमें क्या कहता है हमारे पास प्रोडक्ट लेना है हमने, किसका भाई साहब प्रोडक्ट लेना है। अब हमने प्रोडक्ट लेना है नंबर रूलिंग, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर रूलिंग, नंबर रूलिंग उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ है एंड दी अदर, और हमारे पास क्या है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई मेरे, m से रिप्रेजेंट करते हैं। कहता आपने सिर्फ मुझे बताना है कि n × m किसके बराबर होता है। ये हमारे पास बराबर होता है, आपको चैप्टर नंबर 10 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के स्टार्ट में मिल जाएगा। रेजोल्यूशन पावर में लिखा हुआ है, ये रेजोल्यूशन पावर का फॉर्मूला है, रेजोल्यूशन पावर। जब कभी हम रोलिंग नंबर को और डिफ्रैक्शन ऑर्डर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, रेजोल्यूशन पावर आती है, ठीक है, या रिजॉल्विंग पावर आती है, ठीक है। आप रिजॉल्विंग पावर लिख लेंगे, सॉरी रिजॉल्विंग पावर, ठीक है बच्चों। अब हम अगले MCQs की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगले MCQs की हमारे पास स्टेटमेंट है, MCQ नंबर 11 है हमारे पास, ये चैप्टर नंबर 6 में से आया है, फ्लूइड डायनामिक्स। तो इसमें क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कहता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है हमारे पास वो गिव्स करती है क्या, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है क्या। सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें कहती है एक अगर हमारे पास कोई भी पाइप है, कोई भी हमारे पास बच्चों पाइप है, कोई भी पाइप है, ये हमारे पास पाइप है एक, ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास नॉन, इसका जो हमारे पास एरिया नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। इधर इसका एरिया आपको दिख रहा होगा कम है, इधर इसका एरिया ज़्यादा है, ठीक है। अब आप देखें एक पाइप है, जितना पानी इधर से एंटर करेगा ना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है उतना ही पानी इधर से बाहर निकलेगा। यानी जितना मैस इधर से एंटर करेगा, यानी जितना मैस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है, जितना मैस इधर से एंटर करेगा उतना ही मैस इधर से बाहर निकलेगा, उससे ना कम ना उससे ज़्यादा, ठीक है। यानी कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें देती है गिव्स लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मैस, ठीक है, मैस यानी जितना पानी इधर से दाखिल होगा उतना पानी इधर से निकलेगा, जितना मास इधर से दाखिल होगा उतना निकलेगा। कोई बीच में बैठा नहीं हुआ जो मास को ज़्यादा कर देगा या कम कर देगा, ठीक होगा। लेकिन हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन है ना, बर्नौली इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की आपको स्टेटमेंट जो फॉर्मूला है वो भी लिख देता हूँ। एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ द फ्लूइड, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज कांस्टेंट। इधर एरिया हमारे पास क्या बच्चों कम है, इधर फ्लूइड की स्पीड ज़्यादा होगी। इधर हमारे पास एरिया ज़्यादा है, इधर फ्लूइड की स्पीड कम होगी। जहाँ एरिया कम वहाँ फ्लूइड की स्पीड ज़्यादा, जहाँ एरिया ज़्यादा वहाँ फ्लूइड की स्पीड कम होगी, ठीक है। बर्नौली इक्वेशन क्या कहती है हमें, बर्नौलीज इक्वेशन वो हमें लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी देता है। वो हमें क्या देता है, लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, हाउएवर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। यहाँ हमने याद रखना है कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मैस एंड बर्नौली इक्वेशन देती है लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी, ठीक हो गया।
अगला है हमारे पास एमसीयूज़ नंबर हमारे पास 12 है, जो हमारे पास आया है चैप्टर नंबर 3 फोर्स में से, ठीक है, जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन दिया है चैप्टर नंबर 3 में। अब उसका हमारे पास टॉपिक क्या था, रॉकेट प्रोपल्शन में से आया। और रॉकेट प्रोपल्शन आपको पता है किस बेस पे हमारे पास ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, दो है हमारे पास, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन और इसका हमारे पास लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो हमारे पास इस एमसीक्यू की स्टेटमेंट क्या बड़ा हम देख लेते हैं। रॉकेट जो है वो इजेक्ट करता है, हमारे पास सिंपल उस टॉपिक में एक लाइन उसने दी है, इजेक्ट करता है, मुझे पता है रॉकेट इजेक्ट करता है क्या, बर्न्ड गैसेस, क्या इजेक्ट करता है, बर्न्ड गैसेस को इजेक्ट करता है, ठीक है, पता है आपको। एट आ स्पीड, हमने एट आ स्पीड ओवर, हमने उसकी स्पीड बतानी है तो याद रख लीजिए गया था। और इसने एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी है, कंज्यूमिंग फ्यूल एट ए रेट ऑफ 1000 यानी 40 आने, याद रखना 40 आने यानी 10,000 kg पर सेकंड, यानी एक सेकंड में कितना मास ऑफ फ्यूल वो यूज़ करता है, 10,000, ठीक है। अब इसके बाद हमने उसकी स्पीड बतानी है। जब कभी हमारे पास रॉकेट इजेक्ट करता है गैसेस, तो वो हमारे पास गैस ऐसे इजेक्ट करेगा बच्चों, गैस कुछ ऐसे इजेक्ट करेगा हमारे पास, उसमें जो फ्यूल होगा वो बर्न करेगा किस स्पीड से कि एक सेकंड में हमारे पास 10,000 मास क्या करेगा उसका, फ्यूल का गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा बाय बर्निंग, ठीक है, बाय कंबक्शन, ठीक है। तो उसको स्पीड कितनी अटेन करेगा रॉकेट इस फ्यूल का जलने से, वो हमारे पास कितनी है बच्चों, सिर्फ आपने याद रखनी है 4,000 मीटर पर सेकंड। यूनिट में कंफ्यूज नहीं होना, मैग्नीट्यूड याद रख लें 4,000 और हमारे पास यूनिट याद रख लें मीटर पर सेकंड। और इसके बाद जो हमारे पास अगला एमसीक्यूज़ है ना वो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, थ्योरेटिकल एमसीक्यूज़ है, वो हमारे पास चैप्टर नंबर 11 में से आया है, एटम थर्मोडायनामिक्स में से। उसने इसमें क्या है, आपने क्या बताना, मुझे सिर्फ डिफरेंस बताना है बच्चों, किसके दरमियान डिफरेंस, बिटवीन CP एंड CV इज इक्वल टू किसके बराबर है बच्चों, ठीक है। कहता है अगर मैं CP को माइनस कर दूं CV में से तो ये किसके बराबर आता है, इज इक्वल टू R, और R हमारे पास क्या होता है, जनरल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। इसने ये पूछा तो जब हम CP में से माइनस कर देते हैं CV, अब ये CP क्या है, ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये देखें डिफरेंस बिटवीन CP एंड CV। अब CP क्या है हमारे पास, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट P से प्रेशर, माइनस मोलर स्पेसिफिक हीट एट V से वॉल्यूम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये कांस्टेंट प्रेशर पे मोलर स्पेसिफिक हीट, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे मोलर स्पेसिफिक हीट, जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं CP माइनस CV, वो हमारे पास R के बराबर आता है, और ये R किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल या जनरल गैस कांस्टेंट। इसके बाद हमारे पास अगेन वो चैप्टर नंबर 5 पे मूव किया, और चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन में से मूव किया। वो उसने क्या किया है, उसकी स्टेटमेंट एमसीक्यू उसकी कुछ ऐसी है, हमारे पास रेशो हमने बतानी है बच्चों, रेशो बतानी है, किसकी रेशो बतानी है, जो हमारे पास वेलोसिटी किसकी, डिस्क की, ठीक है, टू वेलोसिटी किसकी होगी, ठीक है बच्चों। इन केस ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, उसने बता भी दिया केस यानी टॉपिक कहाँ से मैंने एमसीक्यू लिया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है बच्चों। अब आपने सिंपल रेशो लेनी है वी डिस्क की, यानी जो हमारे पास वी डिस्क है, ठीक है, और आपको पता है वही सिलेंडर भी होता है, डिस्क यानी सिलेंडर, डिस्क किस शेप की होती है, सिलेंडर की शेप की, ठीक है। वो हमारे पास बराबर होती है स्क्वायर रूट की, ठीक है, स्क्वायर रूट 4/3GH। इसको मैं बच्चों ऐसे लिख सकता हूँ 4/3, यानी स्क्वायर रूट को स्प्लिट कर रहा हूँ, स्क्वायर रूट GH,
ठीक है बच्चों। अब आपने मुझे बताना जो हमारे पास वी हुप है, हुप को हम क्या कहते हैं, रिंग भी कहते हैं बच्चों, उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होती है, स्क्वायर रूट जी एच खाली। यानी बच्चों जो मेरे पास वी डिस्क है वो इज इक्वल है स्क्वायर रूट 4 क्या होगा 2, न्यूमिनेटर में क्या स्क्वायर रूट 4, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ ना बच्चों, बताओ मुझे, लिख सकता हूँ, तो मैंने लिख लिया 2, और इधर स्क्वायर रूट 3 का 3 ऐसे का ऐसे ही प्यारे बच्चों। और ये हमारे पास ये क्या है बच्चों, स्क्वायर रूट जी एच, ये तो हमारे पास हुप की या रिंग की वेलोसिटी है, तो इधर मैं लिख देता हूँ वी हुप, यानी कि हमारे पास जो वेलोसिटी है डिस्क या सिलेंडर की वो कितने टाइम ज़्यादा है हुप से, हुप की वेलोसिटी से 2 ओवर स्क्वायर रूट 3। ठीक है, ठीक है, ये मैंने आपको रिलेशन बता दिया, लेकिन ये ग्रुप 2 में आया था 2019 में लाहौर बोर्ड में, इसने रेशो पूछा, तो कुछ बात नहीं, हम रेशो ले लेते हैं बच्चों, कोई बात नहीं टेंशन की। तो रेशो लेनी है आपने, अब देखो कि कहाँ पे लूँ मैं रेशो, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, रेशो ले लेता हूँ मैं किसके साथ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 4/3 स्क्वायर रूट जी एच। और आपको पता है वी होप या रिंग की क्या होती है, स्क्वायर रूट जी एच। ठीक है, रेशो लेनी थी मैंने डिस्क की, मैंने डिस्क को ऊपर रखा बच्चों, सिर्फ स्क्वायर रूट को स्प्लिट आउट किया, 4/3 का स्क्वायर रूट ऐसे का ऐसे ही इसको लादा किया। ठीक है, और इसके बाद मैंने हुप या रिंग की वेलोसिटी लिखी है, वो स्क्वायर रूट जी एच होती है। तो आपको पता है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि वी डिस्क ओवर वी हुप किसके बराबर आ जाएगा, स्क्वायर रूट 4/3। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है ना बच्चों, वो हमारे पास आया चैप्टर नंबर 2 में से, वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम। ठीक है, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चों, अब उसमें हमारे पास क्या कहता है, इफ़ जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है, अगर रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स जो कंपोनेंट है वो भी नेगेटिव है, और हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट है वो भी नेगेटिव है, इफ़ आर एक्स एंड आर वाई आर बोथ नेगेटिव, देन मुझे आपने बताना है कि जो रिजल्टेंट होगा वो किस क्वाड्रेंट में लाया करेगा, वो किस क्वाड्रेंट में लाया करेगा, वो किस क्वाड्रेंट में लाया करेगा। ठीक है बच्चों, सिंपल इज डैट। हमें पता है कि हमारे पास कार्टेशियन प्लेन ये है बच्चों, प्यारा सा कार्टेशियन प्लेन। आपको पता ही हमारे पास क्या होता है बच्चों, इसका ओरिजिन, इसका ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी बार लगा दी है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है बच्चों हमारे पास। तो आप मुझे बताएं कि बच्चों एक्स ये हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। बताएं किस क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव है वाई भी नेगेटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो दोनों पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव है वाई भी नेगेटिव है, यानी जो रिजल्टेंट है उसका एक्स कंपोनेंट भी नेगेटिव है तो वाई कंपोनेंट भी नेगेटिव है। ये कहाँ लाया करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। सिंपल इज डैट। लास्ट एमसीक्यू है हमारे पास लास्ट एमसीक्यू चैप्टर नंबर 9 में से आया, रे ऑफ ऑप्टिक्स में से। ठीक है, उसमें आपने पढ़ा ना एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSC। ठीक है, तो इस एमसीक्यूज के हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, कहते हैं हमारे पास फ्रिंज स्पेसिंग ठीक है इंक्रीज करेगी। बताओ फ्रिंज स्पेसिंग कैसे इंक्रीज करेगी, इंक्रीजेज कैसे करेगी, अगर हम क्या करें। सबसे पहले फ्रिंज स्पेसिंग का फार्मूला क्या होता है, फ्रिंज स्पेसिंग को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा वाई से। वो बराबर हो जाता है, इधर लेमडा आ जाएगा, एल आ जाएगा ओवर डी। आप इधर से देख सकते हैं कि हमारे पास जो फ्रिंज स्पेसिंग है ना वो हमारे पास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, लेमडा के। ठीक है, यानी जितनी ज़्यादा वेवलेंथ, बात सुना मेरी,
जितनी ज़्यादा किसी लाइट की वेवलेंथ होगी, जितनी ज़्यादा किसी लाइट की वेवलेंथ होगी उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी, फ्रिंज स्पेसिंग भी होगी। ठीक है, आपने फार्मूला याद रखना है इस MCQs के लिए, ऐसे MCQs बड़े आते हैं पास पेपर में फ्रिक्वेंटली उसने पूछा, आपने याद रखना है कि VI विब वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड। कहता है आपको पता है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा इसमें से वेवलेंथ किसकी होती है, रेड लाइट की। जैसे जैसे हम इस तरफ मूव करते हैं वैसे पहले वेवलेंथ इंक्रीज़ करती है, वेवलेंथ इंक्रीज़ करेगी तो फ्रिंज स्पेसिंग इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि हमारे पास आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो अगर हमने फ्रिंज स्पेसिंग इंक्रीज़ करनी है तो हमें कौन सी लाइट यूज़ करनी पड़नी है, रेड लाइट। और अगर हमें फ्रिंज स्पेसिंग डिक्रीज़ करनी पड़नी है, मिनिमम करनी पड़नी है, तो आपको पता है कि हमारे पास वायलेट जो है हमारे पास इधर आते हुए हमारे पास क्या होती है, वेवलेंथ डिक्रीज़ करती है। तो वेवलेंथ जो वायलेट ऐसे लाइट है जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, यानी उसकी फ्रिंज स्पेसिंग भी क्या होगी, सबसे कम होगी। ये हमारे पास थी डिस्कशन लाहौर बोर्ड 2019 इंटरमीडिएट पार्ट 1 के फिज़िक्स की ग्रुप 2 की डिस्कशन। और आपको मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप इसको देखें और समझें। और थैंक यू वेरी मच फॉर योर वॉचिंग दिस वीडियो।